नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम 5 के पंच में। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। गुलिस्तान न्यूज पर विशेष कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हमारी देश की सबसे बड़ी और अहम खबरें जो दिन भर की रहती है उन पर हमारी नजर रहती है, और बारीक बेनी से पढ़ने और परखने के बाद ये खबरें आप तक पहुंचाने की आज भी हमारी कोशिश रहेगी। इस कार्यक्रम में 5 बड़ी खबरों और उसके बाद हमारे ग्राउंड जीरो पर जो संवाददाता इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम कर रहे हैं उन सबके पास भी ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनावी मौसम है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या कुछ इस वक्त सिचुएशन है, चुनाव के इस मौसम में जनता का मूड क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। 5 तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 आपको बताएंगे कि आज सबसे पहली और बड़ी अहम खबर जो श्रीनगर में, क्योंकि कश्मीर घाटी में आज काफी ज्यादा हलचल देखी गई, और श्रीनगर के अंदर जहां पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एसएमसी को नया मेयर मिल गया है और जुनैद आजम मट्टू को एक बार फिर कुर्सी मिली है। एसएमसी की बड़ी जिम्मेदारी, क्या कुछ घटा, क्योंकि चुनावी माहौल जब था, यहां पर चुनावी बिगुल बजा था, उसके बाद काफी ज्यादा हलचल, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफी दिनों से चल रहा था। दूसरी खबर, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है पीडीपी के युवा नेता जिनकी गिरफ्तारी हुई है, 2 दिन से पूछताछ चल रही थी, और इस पूछताछ के बाद क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो डीएसपी थे, सस्पेंडेड डीएसपी देवेंद्र सिंह, जिनको आतंकियों के साथ संबंध में एक केस उनके खिलाफ चल रहा था, जिनके इस केस में अब पीडीपी के एक युवा नेता से पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस पर रिएक्शंस भी आना सामने हुए हैं। क्या कुछ इस पर राजनीति इस वक्त हो रही है और कार्रवाई कहां तक पहुंची है, और जानकारी के लिए आपको इस पर और भी बताएंगे कि एनआईए की तरफ से क्या कुछ इस केस में कहा गया है। तीसरी बड़ी बात जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त चुनावी बिगुल बजा है, जहां पर डीडीसी के इस बार चुनाव जो होने जा रहे हैं, पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर, और चुनावी मौसम में किस तरीके से तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी खास तौर से टॉप लीडरशिप, पहले कश्मीर घाटी और अब जम्मू प्रांत के अंदर जहां पर अलग अलग जिलों के अंदर कार्यक्रम हो रही हैं, तैयारियां चल रहे हैं, और इस बीच कोशिश ही की जा रही है कि वोटर्स को इन आखिरी लम्हात में अपनी तरफ लुभाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। तमाम प्रयास इस वक्त पार्टियों की तरफ से की जा रही है। खराब मौसम कई इलाकों के अंदर जहां पर बर्फबारी काफी ज्यादा हुई है, खराब मौसम के बावजूद भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। 5वीं बड़ी खबर आपको बताएंगे कि जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर जम्मू में प्रदर्शन हुआ, रोशनी एक्ट स्कैम में जहां पर एक और सूची जारी की गई, तीसरी सूची जब जारी की गई जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर प्रशासन की तरफ से, तो उसमें पीडीपी का जो जम्मू का कार्यालय है, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि वहां पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया गया उस जमीन पर, और उसके बाद ये ऑफिस पीडीपी का जम्मू के अंदर बना। उस पर महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन सामने आया है, और इस पर और भी इस वक्त जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, रिएक्शंस और भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहे हैं, ये आपको बताएंगे। 5वीं बड़ी खबर, देश के अंदर क्या कुछ इस वक्त हालात है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से केसेस कम हुए हैं, और एक पॉजिटिव खबर भी ये आ रही है कि जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं। विदेश से तमाम जो दवा तैयार करने वाली कंपनियां हैं वो भारत के साथ, टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के साथ इस वक्त संपर्क में है। कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी वैक्सीन तैयार हो सके, देश में पहुंचाई जा सके, पहले डोज पहुंचे, उनको लेकर एक तरफ तैयारियां, तो दूसरी तरफ 86 लाख से ज्यादा लोग भारत के अंदर कोविड-19 से अब तक निजात पा चुके हैं, कोविड-19 को मात दे चुके हैं। ये 5 बड़ी खबरें जिन पर हम आगे चलकर इस कार्यक्रम में बात करेंगे और एक एक करके डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है, और रोशनी एक्ट स्कैम को लेकर जहां पर कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम दूसरी सूची में प्रशासन की तरफ से जो जारी की गई थी उसमें आया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से जम्मू में काफी जोरदार प्रदर्शन हुआ। ढिंडी स्थित उनका जो आवास है उस पर प्रदर्शन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनमें झड़प होने की भी खबर सामने आई, और ये वो तस्वीरें जहां पर आज काफी ज्यादा माहौल गर्म हुआ, और दोनों तरफ से जो कार्यकर्ता आपस में जब भीड़ पड़े तो पुलिस को यहां पर इसमें दखल देना पड़ा। पुलिस को हटाने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख पुलिस को दोनों गुटों को अलग करने के लिए जब लाठीचार्ज करनी पड़ी तो दोनों तरफ से कार्यकर्ता इस समय यहां भिड़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने जो भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुणदेव सिंह समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। जो अभी तक बड़ा अपडेट मिल रहा है, रोशनी एक्ट में महबूबा और फारूक अब्दुल्ला का नाम, कल फारूक अब्दुल्ला, और आज तीसरी जो सूची जारी की गई प्रशासन की तरफ से उसमें पीडीपी ऑफिस का नाम भी, यानी पीडीपी का जो जम्मू स्थित कार्यालय है वो अवैध तरीके से कब्जा करके जमीन पर बनाया गया है इस इलाके के अंदर जहां पर पीडीपी का ऑफिस जम्मू में है। उस पर रिएक्शन भी पीडीपी की तरफ से आया, वो भी आपको बताएंगे। और इस घटना के बाद जहां पर
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाद गुस्साए कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बड़ी तादाद में नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखे यहां पर यह हंगामा उस समय बढ़ गया जब दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पलटवार किया गया और ये ट्वीट एक के बाद दूसरा ट्वीट महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी किया जा रहा है, जहां पर क्योंकि पीडीपी के ऑफिस का जब खुलासा हुआ है जो सूची प्रशासन की तरफ से जारी की गई है उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किए हैं उनकी तरफ से जो आरोप जो उन पर लगाए गए हैं या पीडीपी के ऑफिस को लेकर खुलासा हुआ महबूबा मुफ्ती के अनुसार कि ये आरोप निराधार हैं, इनका कोई भी उनके ऑफिस से लेना देना नहीं। यहां तक कि उन्होंने ये भी ट्वीट करके सफाई पेश की है। कल फारूक अब्दुल्ला की तरह आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी कहा गया जो उनका कार्यालय है वो अकोमोडेटेड या किराए की बिल्डिंग है, बल्कि अपना कोई बनाया हुआ नहीं है। और ये भी उन्होंने प्रशासन को खुला चैलेंज कर दिया है कि सरकार को उन्होंने जहां पर टारगेट किया ट्वीट्स में महबूबा मुफ्ती ने कि उनकी तरफ से जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है धारा 370 हटने के बाद अब बदले की भावना से ये तमाम चीजें हो रही है महबूबा मुफ्ती के अनुसार। और बड़ी बात ये कही है कि वो तमाम तरह की डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी प्रोसेस आगे होता है यहां तक कि सबूत पेश करने के लिए तैयार है। जम्मू चलते हैं, आशा सरमाल हमारे साथ जम्मू से हैं और भी जानकारी इनसे लेते हैं। आशा, एक डेढ़ घंटा काफी ज्यादा हमने देखा कि माहौल काफी ज्यादा बठिंडी के अंदर गर्म रहा। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर जहां पर कार्यकर्ता दोनों तरफ से दो बड़े संगठन जो आज आपस में भिड़ पड़े थे दोपहर के बाद? देखिए आसिफ, भटिंडी में लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया जिसे खदेड़ने के लिए पुलिस बल भी वहां पर तैनात कर दिया गया था। आंसू गैस के गोले तो नहीं छोड़े गए हैं, पानी का इस्तेमाल किया गया क्योंकि काफी ज्यादा तरीके से भीड़ जो है वो देखी गई थी और जाहिर तौर पर रोशनी एक्ट को लेकर ही पूरा ये बवाल जो है वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के साथ अगर हम बात करें 868 लोग जो है वो इसमें पूरे घोटाले के अंदर शामिल नजर आ रहे हैं। और आज जाहिर तौर पर पीडीपी पार्टी की तरफ से भी महबूबा मुफ्ती का नाम सामने आ गया है और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सामने रखी है। जाहिर तौर पर रोशनी एक्ट जो है वो अब लोगों के अंदर गुस्सा और विरोध पैदा करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि जांच पड़ताल किस तरह से हो रही है। तो जाहिर तौर पर जो आज भटिंडी फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर रोष प्रदर्शन देखा गया है वो देखते ही बन रहा था क्योंकि लोगों के अंदर अब दिन ब दिन जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो नाम सामने आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि नाम बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए था, इसमें बिल्कुल भी जो भाग है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नहीं है। लेकिन सफाई दी गई है। लेकिन एक चीज और भी बताइए, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस प्रदर्शन के दौरान जब भी खबर मिल रही है। 2001 की अगर हम बात करें यहाँ तो उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है और 1990 को कट ऑफ सेट यहाँ पर बनाया जाता है। तो जाहिर तौर पर उसके बाद अलग अलग सरकारें यहाँ पर आती हैं और वो भी तब्दीली इसमें करती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार 2005 में बनती है, वो कट ऑफ देती है 2004 का। और उसके साथ ही गुलाम जो हमारे पास कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं गुलाम नबी आजाद, उनकी सरकार बनती है 2007 का कट ऑफ। बिल्कुल, कुछ और नाम भी सामने आया। तो जाहिर तौर पर हर एक सरकार पर अब यहाँ पर नकेले कसे जाना बहुत जरूरी है आसिफ। और एक चीज और भी बताइएगा, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं, इसे लेकर कोई पुष्टि की गई है? और दूसरी तरफ जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किए थोड़ी देर पहले, क्योंकि एक के बाद दूसरा वो ट्वीट कर रही हैं, एक तरफ उनके कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई है युवा मोर्चा के नेता की, वो अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से सरकार को उन्होंने निशाना बनाया, क्या इस पर कोई रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट की तरफ से? देखिए आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, पीडीपी पार्टी की तरफ से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से भी। और जाहिर तौर पर अगर जिस तरह आपने कहा है कि गिरफ्तारियां किसकी हुई है, अरुण देव सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा से वो ताल्लुक रखते हैं, प्रेसिडेंट हैं युवा मोर्चा के, और उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से घटनाओं को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही अगर हम ट्वीट के हवाले से बात करें तो आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, 28 नवंबर 2018 की बात है जब राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो है वो अपने पद पर विराजमान होते हैं और रोशनी एक्ट को रद्द करने की बात उनकी तरफ से कही जाती है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि रोशनी एक्ट के तहत जितना भी काम हुआ है वो सही नहीं हुआ है और जितने भी लोगों ने ये काम किया है उनकी निशानदही होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो लिस्ट है वो साझा की जानी चाहिए। और उसके बाद आपने देखा था कि जब वो गोवा में जाकर राज्यपाल बनते हैं वहां पर किस तरह से बात करते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला अगर कहीं पर है, सबसे ज्यादा चरम पर भ्रष्टाचार है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। जाहिर तौर पर आप देखिए कि 15.85% काम जो है वो सही तरीके से हुआ है, यानी कि 15.85% जो लोग हैं उन्हें मालिकाना हक दिया गया है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आशा। जम्मू से आशा सरमाल हमारे साथ थी और बात जब हो रही है
रोशनी एक्ट के हवाले से, क्योंकि एक और सूची जब जारी की गई है तो इसके बाद ये रिएक्शन सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर टारगेट किया महबूबा मुफ्ती ने, जिन्हें ट्वीट करके थोड़ी देर पहले इस पर रिएक्शंस जो अभी तक सामने आए हैं। बढ़ते आगे, बात अब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की करते हैं, क्योंकि एसएमसी के चुनाव, जो मेयर का चुनाव हो रहा था आज, इसे लेकर काफी ज्यादा हलचल श्रीनगर सिटी के अंदर देखी गई और इस बीच आज भी काफी हंगामा देखने को मिला। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जुनैद अजीम मट्टू ने श्रीनगर मेयर का जो पद है वो चुनाव जीत लिया है। दूसरी बार वो इस कुर्सी को पाने में एक बार फिर कामयाब हुए हैं। जुनैद अजीम मट्टू को 44 वोट मिले, 44 वोट हासिल किए, बहुमत साबित किया। उनके जो अपोजिट थे शेख इमरान, जो पूर्व डिप्टी मेयर थे, उनको सिर्फ 7 वोट मिले हैं। 26 कॉर्पोरेटर्स ने मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, जिनका यह आरोप था कि ये बार बार इलेक्शंस कराना ये सही नहीं है और जो अभी तक जो डिसिप्लिन होना चाहिए था कहीं ना कहीं उसके खिलाफ है, जो पार्षदों की तरफ से आरोप लगाया गया। लेकिन जुनैद अजीम मट्टू का बयान भी सामने आया है जीत के बाद, पहला बयान। दूसरी बार जब वो मेयर बने हैं तो उनके 2/3 वोटों के साथ जुनैद अजीम मट्टू, जो कि एसएमसी के अब अगले मेयर होंगे, दूसरी बार जब कुर्सी मिली है तो उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पार्षदों को मुझ पर पूरा विश्वास था और इसके लिए उन्होंने सभी पार्षदों का धन्यवाद भी किया है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से है, जो लगातार कवर कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही थी और चुनावी प्रक्रिया 11 या 11:30 के आसपास शुरू हुई थी। हंगामा भी काफी ज्यादा हुआ। सैयद तजम्मुल, अभी क्या कुछ माहौल है श्रीनगर में? कॉर्पोरेशन को अगला मेयर मिला। जुनैद अजीम मट्टू ने अपनी जो जंग शुरू की थी, न सिर्फ कोविड-19 के बीच में उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया, लेकिन उसके बाद उन्हें कुर्सी से उतरना पड़ा। एतमाद की तहरीक या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद जुनैद अजीम मट्टू ने कोविड-19 के बीच में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अधूरा छोड़ा। लेकिन इतना होमवर्क जुनैद अजीम मट्टू ने इन महीनों में किया, जिसके साथ ही जुनैद अजीम मट्टू की इस होमवर्क के बाद आज जब वोट गिने गए तो माहौल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यकतरफा नजर आया। सबसे पहले डींगा मुश्ती के मनाजिर देखने को मिले, एक दूसरे पर बोतलें फेंकने का इल्जाम जुनैद अजीम मट्टू ने किया। शेख इमरान ने कहा कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी किया था, 15 उम्मीदवार उनके हक में वोट का इस्तेमाल करें। वो 15 उम्मीदवारों की जो अटॉर्नी है, जो अथॉरिटी है, वो जुनैद अजीम मट्टू ने नकली बनाई है, फेक है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उसके बाद ये मामला यहाँ पे नहीं रुके और मामला आगे चलते रहे और बिलाखिर डिप्टी मेयर और साबिक डिप्टी मेयर किया, एहतजाज किया, एहतजाज किया और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ये याददाश्त पेश की कि 1987 में इस तरह के इंतखाबात में रीक करने के बाद किस तरह के माहौल बने। लेकिन आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक मेयर बनाने के लिए आपने गैर जानिबदारी से काम नहीं लिया। उसके बाद नाराज मेंबरान ने वॉकआउट किया और वोटिंग का प्रोसेस 12:25 पर दोबारा बिल्कुल काफी ज्यादा आरोप भी लगाए जा रहे हैं। एक आखिरी चीज ये भी बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी डिप्टी मेयर जब जुनैद अजीम मट्टू बने हैं तो वेलकम किया है, ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये पॉसिबल नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भारतीय जनता पार्टी ने जुनैद अजीम मट्टू के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोटिंग प्रोसेस में जाने से कबल चीफ व्हिप उन्होंने कहा कि आज का वोट न सिर्फ जुनैद अजीम मट्टू को जाएगा बल्कि जुनैद अजीम मट्टू को हर हाल में मेयर बनना चाहे और ये अंडरस्टैंडिंग थी, ख्यालात भी थे और काफी ज्यादा होमवर्क भी इस पे भी किया गया था। हालांकि सलमान सागर ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कि सिटी के साबिक मेयर रह चुके हैं, उन्होंने कहा जमहूरियत का कत्ल किया गया और खूबसूरत ड्रामा रचाया गया और एक शख्स को मेयर की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए सैयद तजम्मुल। एसएमसी की बात हो रही थी, नया मेयर मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वागत किया है जुनैद अजीम मट्टू के दूसरी बार मेयर बनने के बाद। जब एसएमसी के चुनाव की बात हो रही है, एक और बड़ा चुनाव जिसे 28 से जहां पर वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा, पहले चरण की जो वोटिंग होनी है 28 तारीख से, लेकिन उससे पहले जनता क्या कुछ कहती है, अलग अलग जिलों से लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर कवरेज कर रहे हैं और इस बीच आपको बताते चलें कि आज क्या कुछ कहना है डीडीसी चुनाव से पहले लोगों का। हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ने राजौरी में कुछ लोगों से बात की है जनता का मूड जानने के लिए। पहले आपको राजौरी लिए चलते हैं। देखिए, मुद्दे जो हैं ऑल फ्रंट जो है, यहाँ जो मरकज़ी सरकार है फेल हो चुकी है। ये जो इलेक्शन करवा रही है महज इसलिए कि वो बचना चाहती है। ऑल फ्रंट पे इससे पहले जो पंचायती जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जितने पैसा आया है, जो खाली हवा में ऐलान किए हैं, आज तक जो पैसा जो है 50 करोड़ का ऐलान जो था वो आज तक फील्ड के ऊपर नहीं आया। लेटेस्ट इन्होंने कहा 5 लाख रुपये देंगे, 10 लाख रुपये देंगे, स्पोर्ट्स के लिए देंगे, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नाम निहाद का इलेक्शन बीजेपी अपने बचने के लिए कर रही है। पंचायत इलेक्शन जो हुए थे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी आज भी पंचायत में जो अब देखा जाए उसमें कोई काम नहीं हो रहे। बीडीसी इलेक्शन महज अपनी गलतियां छुपाने के लिए जो की जा रही है।
जी बिल्कुल, गलतियां छुपाने के लिए सिंह साहब, आपका क्या कहना है इस पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या आप किसी पार्टी बेसिस वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट देख के वोट दे रहे हैं? हम पार्टी बेसिस वोट दे रहे हैं, गुप्कार अलायंस को वोट दे रहे हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ जो धोखा हुआ, दफा 370 को तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया, लोगों के साथ जो वादे किए गए वादे नहीं पूरे हुए। आज जो हमारा नौजवान है नौकरी के लिए तरस रहा है, लेकिन दफा 370 तोड़ने के बाद ये ऑल इंडिया कंपटीशन हो जाएगा, बाहर के लोग भी यहाँ के नौकरियाँ ढूंढेंगे, हमारी ज़मीनें महफूज नहीं हैं। हमारा यही चाहते हैं कि दफा 370 को बाहर किया जाए, 35A को बाहर किया जाए। जो हमारे हरी सिंह ने हिंदुस्तान के साथ हलाक किया था, हम महाराजा के उस हलाक को मानते हैं। दफा 370 जो है ये 35A हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक है, ये ना पाकिस्तान की दफा 370 है, ना चीन का दफा 370 था, ये हिंदुस्तान के आइन के अंदर दफा 315 था। हम ये चाहते हैं जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासत बहाल की जाए और हमारे हकूक बहाल किए जाएँ। जो हमसे जो नाजायज़ तौर पर गैरानी तौर पर जो हमसे ये जुल्म हुआ है इसको खत्म किया जाए। जी जी बिल्कुल, इस तरह कुछ और लोग भी हैं, गौर साहब हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इन इलेक्शन में, DDC के इलेक्शन में? आप देखिए, यहाँ तक मुद्दों की बात की जाए, हमारा नौजवान परेशान है। एजुकेशन की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर सतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है। 2G, शर्म आनी चाहिए कि आजकल ऑनलाइन स्टडी चल रही है, हिंदुस्तान पूरा एक बीमारी की चपेट में है। 4G की डिमांड, बच्चों की डिमांड है, स्टूडेंट की डिमांड है, वो आज तक जम्मू कश्मीर के बच्चों को या लोगों को मुहैया नहीं किया जा रहा। लेकिन जहाँ तक इसकी बात की जाए, ये पार्टी बेस पर इलेक्शन है, ये पार्टी बेस पर इलेक्शन है। लोगों को वोट देना चाहिए उस आदमी को जो डेवलपमेंट करा सके। लेकिन जहां तक इस पार्टी की बात की जाए, जो सेंटर की पार्टी है वो बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। झूठ पे झूठ लोगों का विश्वास हो आज खो चुकी है। लेकिन जो इलेक्शन है DDC के, इसमें कांग्रेस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को वोट दें जो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को जिंदा रखें। शुक्रिया जाहिर। बिल्कुल, सेकुलरिज्म को हम जिंदा रखें। सर, आप नौजवान हमारे साथ हैं, आपसे जानेंगे सर, किन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हैं? क्या किसी पार्टी बेस्ड वोट दे रहे हैं या कुछ और टॉपिक के मुद्दे पे आप? देखिए, इस बार के जो मुद्दे हैं बड़े ही अलग से मुद्दे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट की बात की जाए, वो इससे पहले यहाँ पे नहीं हुई। ना ही BDC के चुनाव हुए, ना ही DDC के चुनाव जो अब होने वाले हैं ना वो हुए। अगर इससे पहले की बात की जाए, अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर 2007 से लेके म्यूनसिपल के जो चुनाव है वो नहीं हो पा रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों? एक ही वजह थी कि यहाँ की जो सरकारें हैं वो एक ही चीज चाहती थी कि जो पावर है वो हम सब लोगों की मुट्ठी में रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से इन चीजों के ऊपर गौर करने की कोशिश की, उसके बाद जो है डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक जारी है। कि एक KS ऑफिसर जिसको हम कहते हैं कि जो अपनी कुर्सी से उठ के जो है अपने दफ्तर तक जाना और दफ्तर से घर जाना, वो पंचायतों में भेजे गए। डेवलपमेंट की बात की जाए, कितने फंड्स जो हैं आज पंचायतों तक पहुंचाए गए, 14 FC के काम जो है वो पंचायतों तक पहुंचाए गए। अगर इसके बाद अगर बात की जाए और जो है उस पार्टी को वोट देने की बात की जाए जिस पार्टी ने कोविड के अंदर काम किया, जो छुप गए थे कोविड के अंदर, उन लोगों की बात जो है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और उन लोगों को वोट देना चाहिए जिन्होंने जो जनता के साथ कोविड के दौरान भी रहे। थैंक यू जी। गौर, बिल्कुल, अगर खिताब पीर पंचाल में मौसम सरमा में काफ़ी इजाफा और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ, मगर सियासी पारा बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है। जहां लोगों को सुन रहे थे इस वक्त के लोगों की राय किस तरह की, हालांकि ये देखने को मिल रहा है कि इस बार भी लोग पार्टी बेसिस पर ही ज़्यादातर लोगों को सामने लाने की अपनी अपनी पार्टी के समर्थन की बात तो जरूर हो रही है। आशा सरमाल के पास वापस जम्मू लिए चलते हैं आपको। आशा, ये भी बताइएगा, ये तो अपनी अपनी पार्टी की बात तो रखी जा रही है, स्टार कैंपेनर्स इस वक्त मैदान में है, पूरा दमखम लगाया जा रहा है, अलायंस की तरफ से भी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पर्सनैलिटी काम करेगी या फिर डेवलपमेंट को लेकर इस बार जो वोट देने की बात हो रही है वो काम आने वाला है? सबसे पहले तो आसिफ, आप देखिए कि गुपकार डिक्लेरेशन और साथ ही साथ उसके विपरीत अगर हम देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने वाले हैं और जिन्होंने अपना नामांकन भर चुके हैं वो, और जाहिर तौर पर आम जनता की बात करना बहुत जरूरी है। जिस तरह मैं अभी सुन भी रही थी कि आम जनता कह रही है कि गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर जितनी भी पार्टियां काम कर रही हैं उन्हें वोट देने की जरूरत है। लेकिन यहां समझने की जरूरत है कि गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर मतभेद पनपता हुआ दिख रहा है, आपसी सहमति कहीं पर भी बनती हुई नहीं दिख रही है। हर कोई यहां पर सत्ता के पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इस बार मैदान में उतरे हुए हैं और जाहिर तौर पर आम जनता को लुभाने की बार बार कोशिश भी की जा रही है। भारतीय जनता
जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साध दिया है और गुपकार डिक्लेरेशन पर भी निशाना साध दिया है, क्योंकि धारा 370 और 35A का मुद्दा जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन लेकर सामने मैदान में आ गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि धारा 370 और 35A को दोबारा से रिस्टोर वो लोग कराएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस पर कोई भी औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि धारा 370 और 35A जा चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। अब यहां पर आम जनता को सोचने की और विचार करने की जरूरत यह है कि विकास की राह पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को कौन सी पार्टी लेकर जाने वाली है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी है, क्या वो गुपकार डिक्लेरेशन है? क्योंकि जिस तरह से अब हर एक पार्टी की तरफ से कवायद चलाई जा रही है, हर तरह से अपनी रणनीतियां जो है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल, ये चुनावों से पहले हम देखते हैं इस तरह के वादे किए जाते हैं, मगर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी जो यहाँ पर जाननी है वो ये कि जो आपसी मतभेद, जिस तरीके से आपने पीएजीडी के नेता या एक दूसरे के खिलाफ, कांग्रेसी के खिलाफ, या पीडीपी वाला पीडीपी की जगह या अलायंस के खिलाफ एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जा रहे हैं, हम देख रहे हैं एक दूसरे पार्टियों में सब चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अंदर होल्ड काफी स्ट्रांग रखती है। जम्मू के अंदर जिस तरीके से इससे पहले दबदबा रहा है, जितनी सीटें इससे पहले हमने देखा कि असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा या फिर लोकसभा में जो वोट बैंक एक बड़ा रहा भारतीय जनता पार्टी का, इस बार हमने देखा कुछ दिन पहले पार्टी ने 3 नेताओं को एक दिन बर्खास्त किया और उससे पहले सांबा के अंदर भी इसी तरीके से हुआ। 2 बड़े नेता जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए छोड़कर चले गए कि उन्हें टिकट नहीं मिला। मैंडेट को लेकर जो नाराजगी है, यह भारतीय जनता पार्टी के वजूद पर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो परफॉर्मेंस है, क्या उस पर सवाल उठाने वाला है? कहीं ये वीक पॉइंट तो नहीं साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, वीक पॉइंट की तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपना मत है और पार्टी अच्छा जो चाहेगी वो कर सकती है, क्योंकि हम किसी भी पार्टी के बिहाफ पर नहीं बोल सकते हैं। हम बात कर सकते हैं आम जनता को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पार्टियां इस वक्त क्या कुछ कर रही हैं वो सबके सामने है। हर पार्टी ये चाहती है कि वो जीतकर सामने आए, लेकिन इस वक्त बॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है और जिसके पाले में वो गेंद जाएगी, जाहिर तौर पर वो पार्टी जीतकर सामने आएगी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीपल कॉन्फ्रेंस हो या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर खड़े हैं, यानी विकास की राह पर जो पार्टी काम करेगी जीतकर वही सामने आएगी। सिर्फ और सिर्फ आम जनता को यहां पर सोच विचार करने की जरूरत है कि जो लोग सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, उन लोगों के पीछे नहीं भागना है। जाहिर तौर पर अपने मत का इस्तेमाल सही से करना है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जो जिस तरह से आम जनता भी बात करती हुई नजर आई है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जब चलाया गया, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण जब चलाया गया, लोगों का भरोसा जो है वो सरकार से उठता हुआ दिखा था। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए आशा। क्योंकि जब बात सरकार की हो रही है तो सरकार की जो परफॉर्मेंस रही है या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार की तरफ से कैंपेन चलाई गई, जो अभियान चलाया गया, उसका जमीन पर कितना काम हुआ, शायद कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो परफॉर्मेंस सरकार की क्या है, उसका भी जवाब शायद इन डीडीसी चुनाव के जो नतीजे होंगे उस पर काफी हद तक निर्भर करेगा। अब आपको उत्तरी कश्मीर लिए चलते हैं, वहां जनता क्या कुछ कहती है। जम्मू के अंदर तो कैंपेन चल रही है, मुहिम में तेजी है, लेकिन पहले साउथ कश्मीर को भी जरा लोगों को सुनते हैं। लोग हैं, इनके साथ हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और ये वोट कितना कीमती है जो आज आप ये वोट दे रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। हम इस कीमती वक्त निकाल के आज सर अपने कैंडिडेट को कामयाब करने के लिए निकले और हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की साथ और उसकी हमायत में सर, बाकी हमें जो हमारे नौजवान इस वक्त जेलों में सड़ पड़े, आलिम हमारे लोग कहीं सड़ पड़े, उनकी भलाई के लिए हम इस वक्त अपने कैंडिडेट को उठा के इलाके कुटार में कौम की खिदमत करने के लिए निकले, कौम की भलाई के लिए सर निकले। 2 चीजें हम जी हमें इस चीज की मजबूरियां हैं कि गरीब पसमानदा लोग हैं, हर तरह का गरीब पसमानदा लोग हैं, गरीब लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, इसीलिए हम मजबूरियां से हमें अपने कैंडिडेट उठा के तो हमें कामयाब करना है सर। तो ये बताइए, आपके इलाके में मसले तो होंगे, क्या किन मसलों को लेकर आज आप ये अपना वोट दे रहे हैं? आज हमने एक ऐसी सियासत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रखी कि हमने एक गरीब नुमाइंदा जो आज़ाद उम्मीदवार था, कैंडिडेट सलमा जी को हमने लाया कि वो एक गुजर कमेटी से एक खनबदोश लोगों से वाबस्ता थी, ताकि वो गरीब कराना की लड़की है तो ताकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत करें, इसलिए हमने वो चुनकर लाई है और उसको लोगों की सपोर्ट है। इंशाल्लाह रहमान हमने उनको मैंडेट दिया है। लेकिन हमने आज मसले क्या है आपके इलाके? हमारे मसले ये हैं कि हमारी जो गुजर बस्तियां हैं, आप जहीं पे जाओ पहले तो पानी कहीं नहीं है,
उसके बाद रोड नहीं है कहीं, यहाँ अस्पताल कहीं नहीं है। हम बहुत मुश्किलात के सामने कर रहे थे, क्योंकि हमने पिछले 70 साल से वोट देते रहे, लेकिन हमारी नुमाइंदगी हुई नहीं। आज की बार यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने, हमने ये सोच समझ कर कि शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने अपनी सलमा जी को एक गुजर बकरवाल कमेटी से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हमने उठाकर उसको इंशाल्लाह रहमान हम जितवाएंगे। देहाती लोगों ने वोट डाला, हम वोट डालेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हमारे साथ शाना बशाना चलेंगे और हमारे पूरे मसले हल होंगे। तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि वोट देने का जो मकसद है, बुनियादी मकसद है, क्या वो मकसद पूरे होते हैं फिर? इंशाल्लाह। मेरा नाम जावेद अहमद खान है, मैं रहने वाला बरेरिया में। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वोट देंगे। तो पहले ही जैसे हमने आपको बताया कि स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया कप्तान और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नया प्रभारी बनाया गया है तरुण चुग को, वो नई जिम्मेदारी संभाले हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और इस बीच अलग अलग जिलों के अंदर ये मुहिम इस वक्त भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अलग अलग पार्टियां भी काम कर रही हैं, लेकिन जनता जम्मू प्रांत के अंदर क्या कुछ कहती है, सांबा आपको लिए चलते हैं। हमारे साथी ऋषि खजूरिया ने भी कुछ लोगों से बात की है, वो क्या कुछ कहते हैं, क्या मत वो रख रहे हैं चुनावों से ठीक 2 से 3 दिन पहले। जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, हमारी जो यूटी है जम्मू कश्मीर, इसमें पहली बार हो रहे हैं और बहुत सी आकांक्षाएं हैं लोगों को। जो डीडीसी के काउंसलर जहां से जीत कर जाएंगे, वो जो जनता है हमारे खास करके रामगढ़ सेक्टर की, उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं इन काउंसलर पर। वो हमारे लिए काम करेंगे। जैसे हमारे लिए हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हमारी जो जमीन है कुछ तारबंदी के आगे है और आप जानते हैं, और मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों की जमीन तारबंदी के आगे चली गई है, वो बेचारे परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं। तो जो भी पार्षद काउंसलर जहां से जीत के जाएं, वो सरकार के सामने ये मुद्दा रखें कि उनकी जो जमीन तारबंदी के आगे गई है, उनको मुआवजा मिले या उनका कोई प्रॉपर हल किया जाए, ताकि वो भी अपनी जो रोटी है, वो अपना जीवन जो है वो जीवन गुजारा कर सके। बाकी और बहुत से काम करने बाकी हैं। यहाँ तो विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जो सेंटर की सरकार है हमारे लिए बहुत उसने विकास किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने 370-35 को तोड़ा और हमें गुलामी से आजादी में लाया। हम गुलाम थे पहले, इसलिए हमें जो इस समय डीडीसी चुनाव चल रहे हैं, इससे हमारा पंचायती राज मजबूत होगा और लोगों का हक लोग अपने कैंडिडेट को बता सकेंगे। उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो हमारी बॉर्डर की है, हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, हम रोज गोली भी खा रहे हैं, बच्चों डिस्टर्ब होते हैं, हमारे स्कूलों की, बॉर्डर की, जमीन की और जिम्मेदार किसान की, क्योंकि हमें वहाँ पे ना मुआवजा मिला है, ना आज तक किसी ने पूछा है। बिल्कुल लुटेरे बैठे थे, लूट रहे थे। इसलिए अब हमें बहुत ज्यादा आकांक्षा है कि इन चुनावों के बाद हमें बहुत ज्यादा आकांक्षा है कि हम अपने कैंडिडेट के पास जाकर के उनके आगे अपनी बात रखेंगे और वो हमारी बात को आगे पहुंचे। सारा समस्या बॉर्डर की होती है, क्योंकि जो भी हम बात पहुंचाएंगे वो डीडीसी चेयरमैन से ही पहुंचाएंगे। कहीं हमारी नहर का मसला होगा, बिजली का मसला होगा, एनीवन कोई भी मसला होगा, हम इनके माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि ये हमारी बात लेकर ऊपर जरूर जाएंगे। चलिए, जनता की राय आपने सुनी, उम्मीदें काफी ज्यादा, लेकिन इन उम्मीदों पर सत्ता में आने वाले लोग कितना खरा उतरेंगे, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है और उससे पहले वादे और दावे काफी ज्यादा किए जा रहे हैं। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक नए कप्तान को टीम की कमान संभाली है, प्रभारी बनाया गया है तरुण चुग को, और उसके बाद लगातार काफी ज्यादा मेहनत मुशक्कत करते वो कश्मीर घाटी के बाद जम्मू के अंदर, यानी मिशन जम्मू कश्मीर चल रहा है। तरुण चुग क्या कुछ कहते हैं, जरा उनको भी सुनते हैं। लगातार जनता और पार्टी नेताओं के साथ जम्मू प्रांत के अंदर भी अब पूरे संपर्क में नजर आए। ये चुनाव नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की जनता का समुद्र मंथन है। एक तरफ गुपकार गैंग है जो 7 दशकों से इस धरती को लूट रहा, यहां की गरीब जनता के अधिकार उनके लूट रहा। आज जो स्कैम सामने आया,
25,000 करोड़ रुपए की लूट, डकैती, मैं लूट भी नहीं तो डकैती, इस लुटेरे गैंग ने जम्मू कश्मीर की आम जनता के अधिकारों को पहले लूटा था, 7 दशक तक पैसों को लूटा, और ये 25,000 करोड़ की लूट डकैती। आप सोचिए, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री रक्षक ही खुद भक्षक बन जाए, जब रक्षक ही आपके जमीनों के सौदे करे, अपने नाम कराए, तो उस स्टेट का क्या हाल होगा। आप देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब, अमर अब्दुल्ला साहब, पीडीपी के मंत्री संतरी सब गैंग बनाकर लूटते रहे, और आज लुटेरे गैंग ने एक गठबंधन बनाया है। गुप्कार गैंग, ये गुप्कार गैंग जो है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 7 दशक तक, चाहे वो महबूबा एंड सन्स हो, मुफ्ती एंड सन्स हो, या अब्दुल्ला एंड सन्स हो, दोनों ने कभी वो बैटिंग पे थे, कभी वो बॉलिंग पे थे। इतनी बड़ी लूट, और आज लूट का हिसाब मांगा जा रहा है, जनता जवाब मांग रही है, तो गैंग बना के इकट्ठे हो गए। महबूबा जी कहती है तिरंगा नहीं उठाऊंगी। उनके प्रतिनिधियों से मैं पूछता हूं जो आज वोट मांगने निकले हैं कि तिरंगा ना उठाने वालों के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के मन में प्यार नहीं है। अब्दुल्ला साहब कहते चाइना आएगा, पाकिस्तान आएगा। अब्दुल्ला साहब, ये मुंगेरी लाल के सपने छोड़िए। चलिए, डीडीसी चुनाव और उससे पहले एक दूसरे पर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी, और एक तरफ जहां पर कोशिशें ये हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी इस वक्त जी तोड़ कोशिश कर रही है, और कुछ तस्वीरें हमने पहले भी आपको बताई कार्यक्रम के शुरू में, जहां पर किश्तवाड़ और दूर दराज इलाकों में बर्फबारी काफी ज्यादा है, बावजूद इसके पहाड़ी इलाकों में जहां पर पार्टी अभी भी चुनावी मुहिम में जुटी है, जोरों शोरों से तैयारियां भी हैं और जीत का दावा भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ कोशिशें भारतीय जनता पार्टी को हराने, और दावा भी यही गुपकार या फिर अलायंस की तरफ से और दीगर पार्टी की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। और कार्यक्रम के आखिर में एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है, और वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर हैं, युवा विंग के नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जांच एजेंसी ने वहीदुर रहमान, जिनसे 2 दिन पूछताछ हुई और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार करने की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि होना भी बाकी है। सस्पेंड डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के देवेंद्र सिंह टेरर मामले में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, और उस पर इस केस में चूंकि कार्रवाई हो रही थी, पूछताछ चल रही थी, इसी के बाद कुछ सवाल जो वहीदुर रहमान पर्रा से पूछे गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और हिजबुल मुजाहिदीन इस संगठन के साथ या फिर समर्थन करने का भी उन पर आरोप लगा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी अभी तक मिल पाई है। एनआईए ने लंबी पूछताछ के बाद वहीदुर रहमान पर्रा को गिरफ्तार कर लिया है, और इसके बाद महबूबा मुफ्ती के कुछ और ट्वीट सामने आए हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि तमाम चीजें, आरोप जो लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं, कोई भी आरोप अभी तक साबित उन पर नहीं किया जा सकता, और पूरी तरीके से इस बार बचाव में पार्टी के यूथ विंग के नेता वहीदुर रहमान पर्रा के लिए महबूबा मुफ्ती मैदान में उतर आई। चलिए, 5 के पंच में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।